सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की। तो सबसे पहले देखिए, संविधान को निर्माण से संबंधित बातों को समझने से पहले हम समझते हैं आखिर संविधान क्या होता है, क्योंकि संविधान निर्माण समझ लेंगे, संविधान में क्या क्या लिखा है, ये सब चीज़ें तो हम पढ़ेंगे इस व्यवस्था में, इस लेक्चर्स में, लेकिन संविधान क्या होता है एक्चुअली पहले वो जान लेते हैं। और संविधान जरूरी क्यों होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद जो है भारतीय संविधान के निर्माण की जो है गाथा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बता दूं आपको, एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। दो बातें जो है इसमें निहित होती है, इनसे मिलके जो है संविधान बनता है। सम का मतलब समान, सभी के लिए समान, और विधान का मतलब कानून या जो कोई लिखित दस्तावेज, उसे कहते हैं विधान। तो इन्हीं चीज़ों से मिलके जो है संविधान का शाब्दिक जो है मतलब निकलता है। जैसे सम का मतलब समान, जो सबके लिए समान हो, और क्या समान हो, विधान मतलब कानून, आम भाषा में ये कह लीजिए नियम। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? देखिए भारत जैसे एक डाइवर्स कंट्री में क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। किसी की मान्यताएं कुछ है, किसी का कलर कुछ और है, किसी का पहनावा कुछ है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री में क्या होता है कि कॉमन जो है सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। इसीलिए जो है भारत ने जो है ऐसे संविधान को अपनाया है। ठीक है, और इसीलिए संविधान का मतलब भी यही होता है संविधान, जो कि सभी नागरिकों के लिए समान हो। ठीक, आई होप आप संविधान का मतलब समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि भाई संविधान क्यों जरूरी है? बिना संविधान के भी देश चल सकता है। ठीक है, चाहिए हमें जीने के लिए क्या, रोटी कपड़ा मकान, वो तो ऐसे मेहनत करके कमा लेंगे। हमें आखिर संविधान की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए क्या है, जो मानव नेचर होता है ना, ह्यूमन का जो नेचर होता है ना, बड़ा हरामीपना वाला होता है, बड़ा लालची होता है। अगर आदमी के पास मान लीजिए एक्स चीज़ें हैं तो हमेशा क्या है, वाई की चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए भागता फिरता रहता है कि हमें वाई भी चाहिए, जेड भी चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सब चाहिए। तो कोई लफड़ा ना हो, कोई अव्यवस्था न फैले, ठीक है, कोई ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग न करे, कोई ज़्यादा पैसों का प्रयोग न करे। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आखिर देखिए संविधान हमें प्रोवाइड क्या करता है? देखिए सबसे पहले संविधान क्या करता है कि हमारा देश का एरिया कितना होगा। दूसरी बात वो बोलता है कि भाई देश के नागरिक कौन कौन से होंगे। तीसरी बात बोलता है कि भाई जो पीपल्स होंगे किसी कंट्री के या फिर हमारे देश के, उनके अधिकार क्या क्या रहेंगे। चौथी बात होती है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी, राष्ट्रपति का चुनाव हो कैसे होगा, प्रधानमंत्री कैसे होगा, मुख्यमंत्री कैसे होगा, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। इन सब चीज़ों को जो है संविधान जो है डिफाइन करता है। इसीलिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए शक्तियों का बंटवारा संविधान में डिवाइड ना हो, तो असम का मुख्यमंत्री बोलेगा जी मेरे पास तो इतनी पावर चाहिए मुझे, या मेरे पास इतनी पावर है, क्योंकि कोई डिवीजन तो है नहीं संविधान में, तो हर कोई अपनी मनमर्जी जो है करेगा। अब जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो ऑफिशियली कह ही चुके हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो ठीक है, तो कल को इंडियन रेलवे अगर मान लीजिए आती है कोई पटना से, कोलकाता से, केरल से, तो बोलेंगे जी चूँकि दिल्ली के मालिक हम हैं और दिल्ली में ही रेलवे आ रही, तो रेलवे का सारा पैसा मुझे दे दिया जाए। तो ऐसी अव्यवस्थाएं फैल सकती है। ठीक है, तो ऐसी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए जो है संविधान में चीज़ों को पहले से डिफाइन कर दिया जाता है कि आप जो है ये रखेंगे, वो रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे। इसलिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो एक तरीके से क्या होता है, जो संविधान होता है, संविधान क्या करता है, जो भी राइट्स होते हैं, आइदर वो राइट्स हो मतलब अधिकार हो या बंटवारा हो, किसी प्रकार का बंटवारा, राजस्व का, पानी का, बिजली का, वो संविधान ऑलरेडी कर देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि का कैसे चुनाव होगा, इनकी शक्तियाँ क्या क्या रहेंगी, मुख्यमंत्री किस दायरे में रह के काम करेगा, कितना उसका दायरा होगा, प्रधानमंत्री किस लिमिट पे जाके काम कर सकता है। ठीक है, तो सारा डिवीजन जो है संविधान में ऑलरेडी जो है डिफाइंड होता है। इसलिए जो है भारत में या किसी भी देश में संविधान की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है और संविधान की जो है ज़रूरत क्यों है किसी एक अच्छे खासे डेमोक्रेटिक नेशन में, लोकतांत्रिक राष्ट्र में। ठीक है, तो अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भारत पे संविधान की जो है नींव कहाँ से पड़ी। देखिए 1930 का दौर था, आई थिंक भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी, तो उसी समय लाहौर अधिवेशन हो रहा था। तो लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है
पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उससे पहले तो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे कि चूँकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भाई अंग्रेज़ों आप ही मालिक रहना, पर सरकार चलाने का अधिकार हमें दे दो, ये होता है डोमिनियन स्टेटस। 1930 में पहली बार जो है कांग्रेस ने लाहौर में जाके, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे पहली बार अपने अधिवेशन में कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग रखने के बाद कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे भारत में जो नेतागण थे उस समय, स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर कांग्रेस के लोग थे, उनमें अक्सर बातें हुआ करती थी कि जब भारत आज़ाद होगा या आज़ाद होने के करीब आएगा तो हम जो हमारी जो है खुद की संविधान सभा होगी और अपना जो है हम एक खुद का जो है संविधान बनाएंगे। ये जो है 1935-36 के टाइम तक जो है चीज़ें चल रही थी। अब बात आती है 1939 में। 1939 में हमारे पंडित नेहरू जी ने इस बात को लपक लिया और एक दस्तावेज पारित करके या फिर कह लीजिए एक पेपर में लिख के जो है पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि जब भी हम सरकार में आएंगे जो है, या फिर अभी से जो है अंग्रेज़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत में जो है संविधान सभा गठन हो और एक स्वतंत्र संविधान जो है बनाने की बात की जाए। चूँकि उस समय ब्रिटिश रूल एकदम टॉप पे था, भारत में ठीक ठाक चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने नेहरू की इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दिया। लेकिन प्रिंसिपली यानी सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से जो है 1940 में जिस अंग्रेज़ सरकार ने इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है भाई, आपकी जो है संविधान सभा बना देंगे, आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार लगभग शुरू हो चुका था। तो अंग्रेज़ों को पता था ज़्यादा नानुकुर करेंगे तो हो सकता है इंडिया हमारा साथ न दे, तो सैद्धांतिक रूप से जो है इस चीज़ को मान लिया था, एग्रीड हो गए थे कि ठीक है जो है हम संविधान सभा गठन करेंगे और आपके हिसाब से आपके लिए कानून बना के देंगे। और चूँकि ये बातें अगस्त में हुई थी, अगस्त 1940 में हुई थी, इसलिए इस घटना को जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब चलिए देखिए, अगस्त प्रस्ताव आपको समझ लिया होगा। नेहरू जी, कांग्रेस इत्यादि ने क्या किया संविधान बनाने के लिए, वो सब कुछ समझ लिया होगा। अब देखिए वर्ल्ड वार शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, लड़ाइयाँ चल रही हैं धमाकेदार, अंग्रेज़ों की हार होने लगती है। तो अंग्रेज़ों की जब हार होने लगी तो उन्हें लगा कि भाई इंडिया से मुझे हेल्प चाहिए, चूँकि इंडिया तो उनका ही था, एक तरीके से उन्हीं का शासन था। बट चूँकि लड़ाई लड़ने गए हैं तो दो चीज़ चाहिए, एक तो पैसा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, आदमी, सैनिक चाहिए। तो सैनिकों की चाहत में कह लीजिए या पैसे की चाहत में जो है इन्होंने जो है भारतीयों को मनाने के लिए 1942 में एक मिशन भेजा, जिसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। उसको लिख देता हूँ, क्रिप्स मिशन। इसको भारत भेजा कि जाओ भाई भारतीयों को थोड़ा सा फुसलाओ, क्योंकि अभी उनकी करंट मांग जो है संविधान की है, तो संविधान का कुछ लॉलीपॉप पकड़ाओ, वहाँ से थोड़ा सा मेजॉरिटी लेके आओ, सैनिक लेके आओ, पैसा लेके आओ, जिससे हम वर्ल्ड वार जो है जीत सकें। तो भाई साहब ये क्रिप्स मिशन आते हैं, क्रिप्स शाह इंडिया में 2-3 चीज़ें जो है कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए संविधान बना देंगे और आपको एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। ठीक है, पहला इन्होंने वचन क्या दिया, संविधान सभा बना देंगे और डोमिनियन स्टेटस का जो है आपको दर्जा दे देंगे। मतलब संविधान भी बना देंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भी दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब चूँकि आप आज़ाद तो रहेंगे, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता रहेगी भारत में वो ब्रिटिश की रहेगी। तो चूँकि ये बात आईएनसी को अच्छी नहीं लगी थी, जिन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा, क्रिप्स मिशन ने क्या कर दिया कि जो रजवाड़े हैं भारत में, रजवाड़े हैं, वो चाहे तो अपना खुद का संविधान बना लें, हमारी तरफ से कोई उनको पाबंदी नहीं है हमारा संविधान मानने के लिए, या फिर ये जो संविधान बनेगा इसको मानने की कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो अपना खुद का संविधान बना ले। तो एक तरीके से रजवाड़ों को जो है अलग करने का जो है हिसाब जो है क्रिप्स मिशन में रखा हुआ था। एक तरीके से फूट डालो राज करने वाली नीति चल रहे थे। इसको भी जो है कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये भी सही नहीं है, रजवाड़े जो भी हैं भारतीय क्षेत्र में हैं तो ये भारत संघ का हिस्सा होंगे, ये अलग से इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई संविधान नहीं होगा। ऊपर तीसरी बात ये थी जिन्ना साहब की, मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी एक अलग जो है बांसुरी बजती रहती थी कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। एक कहावत है ना, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान।
तो इनकी अलग बांसुरी बजती थी कि चूँकि मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए इनको सेपरेट नेशन चाहिए। तो इनकी पाकिस्तान की अलग मांग चलती रहती थी। तो इन सब सारी चीज़ों से सिनेरियो बन रहा था उस समय। आईएनसी ने सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा भारत में। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो ये जो मिशन आया हुआ था क्रिप्स वाला वापस चला गया। ठीक है, तो वापस जाने के क्रम में क्या हुआ, सारी चीज़ें एज इट इज़ रह गई। उसके बाद अगला कदम क्या हुआ बताते हैं, एक सेकंड। जब क्रिप्स मिशन से बात नहीं बनी तो फिर बाद में क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या कहते हैं, भारत में जो है कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के जो प्रोविजंस थे, जो प्रस्ताव थे, उससे लगभग मोहम्मद अली जिन्ना और राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी सब एग्रीड हो गए। तो उसके कुछ प्रोविजंस थे, उसके तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उस प्रोविजंस को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का गठन, हेडिंग डाल लीजिए। संविधान सभा का गठन। कभी कभी प्रीलिम्स में यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई संविधान सभा का जो गठन हुआ था किसके प्रस्तावों के तहत हुआ था। तो सिंपल सा उत्तर है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था और उसी ने प्रस्ताव जो है रखे थे मुस्लिम लीग और आईएनसी के सामने। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या थे, देखिए उस समय क्या था, भारत दो भागों में डिवाइडेड था। एक तो था ब्रिटिश हुकूमत वाला भारत, यानी ब्रिटिश प्रांत जहाँ थी डायरेक्टली, और दूसरा था भारतीय रजवाड़े, नवाब थे, राजा थे, छोटे मोटे जमींदार शासन किया करते थे। दो हिस्सों में रहा करता था। इनडायरेक्टली देखा है तो ब्रिटिश सरकार उस पर भी हुकूमत उन्हीं की थी क्योंकि उनका आदमी एक बैठा रहता था उनके रजवाड़े में। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली शासन जो है नहीं हुआ करता था। ठीक, तो दो हिस्सों में जो है भारत की भूमि जो है बटी हुई थी। तो देखिए टोटल सीटों का जो है हिसाब किताब लगाया कैबिनेट मिशन में कि भाई देखो टोटल जो सीटें होंगी पूरे भारत में, आइदर वो ब्रिटिश प्रांत हो या फिर रजवाड़े हो, 389 सीटें होंगी। पहली बात कही उन्होंने कि भाई 389 सीटें होंगी पूरे भारत में। आज अगर देखें तो लोकसभा की सीट अभी के भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो 543 है, लेकिन उस समय जो है डिसाइड किया गया अखंड भारत में कि 389 सीटें होंगी। अखंड भारत का मतलब आज का पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के। ठीक, तो 389 सीटें होंगी जिसमें से 296 सीटें जो हैं ब्रिटिश प्रांत से ली जाएंगी। कहाँ से ली जाएंगी, ब्रिटिश प्रांत से, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर के जो गवर्नर हुआ करते थे वहाँ से जो है 296 सीटों का चयन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 93 सीटें जो हैं रजवाड़ों की तरफ से आएंगी, वो अपने आदमी जो है भेजेंगे संविधान सभा में बैठने के लिए। ये जो है प्रोविज़न किया गया। ठीक, अब यहाँ पे एक पेज है, पेज समझा देता हूँ। ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीटें थी उसमें से 292 तो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश प्रांत से थी, डायरेक्टली जो है ब्रिटिश प्रांत से थी जहाँ पे गवर्नर का शासन हुआ करता था। वहाँ पे एक गवर्नर हुआ करता था, उसके नीचे मुख्यमंत्री या जो भी रहते थे। ठीक है, उसमें से लेकिन 292 तो होगी ब्रिटिश प्रांत में जहाँ पे गवर्नर का शासन था, लेकिन 4 ऐसी सीटें थी जहाँ पे मुख्य आयुक्तों का जो है शासन हुआ करता था। आयुक्त मतलब कमिश्नर जो होते हुए उस जमाने के, अभी भी कमिश्नर होते हैं। तो जो है 4 मुख्य आयुक्त होते थे उन राज्यों में, वहाँ से जो है 4 सीटें आनी होती थी। ठीक, तो ब्रिटिश प्रांत वाली जो सीटें थी 296, जिसमें 292 गवर्नर जो गवर्न करते थे वहाँ से आनी थी, और 4 जो है कमिश्नर जो गवर्न करते थे वहाँ से आनी होती थी। अब देखिए 4 जो स्टेट थे गवर्नर वाले वो मैं लिख देता हूँ। पहला तो था दिल्ली, वर्तमान दिल्ली। ठीक, और दूसरा था कुर्ग, COORG, कुर्ग। अभी आज के टाइम में आई थिंक कर्नाटका में है, आप देख लेना गूगल पे। ठीक है, तीसरा था ब्रिटिश बलूचिस्तान वही जो आज के टाइम पाकिस्तान में है। करीब पाकिस्तान का 48% हिस्सा आज के टाइम बलूचिस्तान ही है। वहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार का कमिश्नर हुआ करता था। और चौथा जो है अजमेर मारवाड़।
ठीक। ये 4 ऐसे स्टेट हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे जहाँ पे कमिश्नर का शासन हुआ करता था। वहाँ का जो मुखिया हुआ करता था संवैधानिक, वो कमिश्नर हुआ करता था, न कि राज्यपाल। बाकी 292 ऐसे स्टेट हुआ करते थे, छोटे 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 छोटे, मतलब 292 स्टेट नहीं थे, स्टेट कभी थे, पर 292 सीट जो आनी थी वो स्टेट से आनी होती थी। ठीक है, आनी होगी, ऐसा जो है संविधान सभा गठन के लिए कैबिनेट मिशन ने सुझाया हुआ था भारतीयों को, आईएनसी को, मुस्लिम लीग को, दोनों एग्रीड थे कि ठीक है भाई ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात थी जो सीटों का बंटवारा था, सीटों का बंटवारा, जो सीटों का बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पे होना था, उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पे होना था। ठीक, ऐसे नहीं डिसाइड कर लेंगे कितने भी उठ के आ जाओ, ऐसा नहीं था। ठीक, सीटों का बंटवारा उस राज्य के या उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पे होना था, जनसंख्या के आधार पे होना था। मोटी मोटा कहें तो 10 लाख पे एक सीट थी, 1 सीट ऑन एवरी 10 लाख पीपल्स। ठीक है, तो किसी राज्य के 10 लाख नागरिकों पे एक सीट एवरेज में आ रही थी। ये व्यवस्था जो है उस समय की गई थी। ठीक, तीसरी बात की गई थी संविधान सभा के गठन के लिए कि भाई जो सदस्य चुने जाएंगे वो 3 जातियों से आएंगे, 3 कम्युनिटी से आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का देखो शुरू से था यार, फूट डालो राज करो, तो यहाँ भी उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई। पहली थी सिख कम्युनिटी, दूसरी थी मुस्लिम कम्युनिटी, तीसरी थी सामान्य। इन 3 कम्युनिटी से जो है ये सारे सदस्य 296 सेलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, तो सामान्य का मतलब क्या हुआ कि सिख और मुस्लिम को छोड़ के जितने भी लोग थे, जितने भी मतावली के लोग थे या धर्म वाले लोग थे, वो सब उन्हें जो है सामान्य कहा जाता था, या मोटी मोटा कह ले हिंदू कहा जाता था। हिंदू शब्द का प्रयोग पता नहीं उस समय हुआ कि नहीं हुआ पेपरों पे, बट उन्हें जो है हिंदू कह दिया गया। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई। तीसरी, चौथी व्यवस्था की गई थी, चौथी व्यवस्था ये थी कि जो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि होंगे, जैसे मान लो कि सिख समाज का प्रतिनिधि या मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि जो होगा, उसका जो सिलेक्शन होगा, वो जो सिलेक्शन होगा उस असेंबली, उस प्रांत की असेंबली जो होगी उनके सदस्यों द्वारा होगा। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश है वर्तमान में, उसमें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे, तो वहाँ पे अगर मान लो कोई सिख सेलेक्ट हो रहा है तो इस प्रांत की जो असेंबली होगी, राज्यसभा मतलब सॉरी विधानसभा होगी, वहाँ के सदस्यों द्वारा जो है उस समुदाय के सदस्य का जो है सिलेक्शन होना अनिवार्य था। ठीक है, ठीक है। पांचवी बात थी कि जो भाई ये 93 सीट थी रजवाड़ों वाली, ठीक है, इनका जो फिलअप होगा, फुलफिल होगी, वो जो है उस रजवाड़े या फिर उस राज्य के जो हेड होंगे या राजा होंगे या कह लीजिए नवाब होंगे, वो निश्चित करके भेजेंगे किसको भेजना है। ठीक है, मान लीजिए कि अवध के नवाब थे, उस समय नवाबी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो अवध के नवाब जिसको चाहें उसको भेज सकते हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो ये बात जो है संविधान सभा ने समझाई और इस बात से लगभग सभी एग्रीड थे। मुस्लिम लीग एग्रीड थी क्योंकि वो चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीतेगी तभी तो पाकिस्तान की मांग जोर पे करेगी। इससे पहले उसके पास उसकी मांग तो थी पाकिस्तान बनेगा, लेकिन किस बिहाफ पे होगा, आपने चुनाव जीता नहीं है, मेंबर आपके साथ है ही नहीं, तो कैसे मांगोगे। तो कैबिनेट मिशन ने उसे सुझाया कि भाई पहले चुनाव लड़ लो, कैंडिडेट आ जाएंगे तो तुम अपनी बात को जो है जोड़ देना, अभी तुम्हारे पास कोई नहीं है, कोई जनमत नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने भी जो है इस चीज़ से एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है भाई ऐसे ही करेंगे। ठीक, अब देखो इस चुनाव के लिए क्या हुआ, फिर इस पूरी व्यवस्था के लिए संविधान सभा गठन के लिए जो है जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ, 1946 में इलेक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ गए। रिजल्ट कैसे आए, कौन कितनी सीट जीता वो बता देते हैं। ठीक है, तो जो आईएनसी थी, आईएनसी मतलब आज की कांग्रेस है, उस ज़माने की जो कांग्रेस थी उसे आईएनसी कहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस को मिली 208 सीटें,
ठीक है। कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली कितनी सीटें, 73 सीटें, ठीक है। और छोटे दल जो थे, छोटे दल उस जमाने में, या फिर लीजिए स्वतंत्र जो लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट, उनको मिली जो है 15 सीटें। टोटल अगर ऐड कर दिया जाए 8 3 11, 11 5 16, हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9, 296 सीटें। तो जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी 296, वो पूरी की पूरी जो है भर गई। लोगों ने चुनाव से जो है भेज दिया। लोगों ने नहीं भेजा था क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था। जैसे आज के टाइम इलेक्शन होते हैं ना, लोग वोट डालते हैं कार्ड दिखा के, वैसा कोई इलेक्शन नहीं था। असेंबली के द्वारा लोगों ने चुन लिया था, ठीक है भाई आप चले जाओ, आप अच्छे हो आप चले जाओ। तो जो ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटें थी वो तो सारी फिलअप हो गई, लेकिन पेचे फंसा जो रजवाड़े की 73 सीटें थी, सॉरी 93 सीटें थी, माफ़ कीजिएगा, रजवाड़े की जो 93 सीटें थी वो नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस व्यवस्था से दूर रखा। बोले नहीं भाई हम तो जो है अलग शासन करेंगे, ठीक है। तो ये अब तक का जो है हिसाब किताब है। तो देखा जाए ये चुनाव जो हुआ था बहुत डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं था जैसे आज के इलेक्शन होता, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन कह लो, प्रेजेंटेशन कह लो, लगभग सबका था। महिला का था, पुरुष का था, अल्पसंख्यक का था, आदिवासी का था, ओबीसी का था, एससी का था। उस ज़माने में ओबीसी एससी नहीं हुआ करता था, लेकिन जो भी भारत में कैंडिडेट थे या फिर समूह था, जातीय व्यवस्था थी, उस हिसाब से सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। जितने भी उस ज़माने के बड़े बड़े नाम थे, नामी गामी लोग थे, वो सब उपस्थित थे। एक आध दो नाम छोड़ दिया जाए तो, जैसे लाइक एज महात्मा गांधी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, बट इम्पैक्ट तो बहुत रहता था इन सब चीज़ों पर उनका, बट डायरेक्टली वो जो है चुनाव नहीं लड़े थे और ना ही वो संविधान सभा में इकट्ठे हुए थे, ठीक। तो ये थी बात संविधान सभा की जो है निर्माण की। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा गठन हुआ। ये चीज़ों को रखते हुए इलेक्शन हुए, 93 जो है सीट्स रह गई थी, 296 पूरी भर हो गई थी। तो ये हो गई इसकी बात। अब हम समझते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली, कैसे संविधान सभा काम की और कैसे कैसे जो है संविधान को बनाया, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पर। तो चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में, कैसे कैसे संविधान सभा ने काम किया और संविधान को बनाया, उस पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, समझते हैं इसको अच्छे से थोड़ा सा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आइदर वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो या किसी भी और एग्जाम का हो। अच्छे खासे प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डेट याद रखिएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये दिन बड़ा ऐतिहासिक था, सोमवार का दिन था। सुबह सुबह सभी लोग, जितने भी उस समय के सदस्य जो है चुने गए थे संविधान सभा के लिए, सभी लोग जो है 11 बजे आज की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पे देखिए, अगर कभी पार्लियामेंट का दृश्य देखा हो टीवी पे या कभी घूमने आए हों तो आप देखिए वहाँ पे एक सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष, वहीं पे वो बैठ के सभी लोग जो है सदस्यों ने काम करना शुरू किया था 9 दिसंबर के दिन। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि सबसे जो पहला भाषण था, संबोधन भाषण कह लीजिए, या फिर जो अस्थाई अध्यक्ष चुनना था हमारे को संविधान सभा के लिए, उसके लिए सबसे जो पहला भाषण दिया था वो दिया था जेबी कृपलानी जी ने। उनका पूरा नाम है आचार्य जेबी कृपलानी, इनका ये पूरा नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी का मतलब यहाँ पे जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, ये इनका पूरा नाम है। तो जो सबसे पहला जो है भाषण दिया था इन्होंने दिया था, और अपने भाषण में जो है सभी सदस्यों को धन्यवाद कहा था, और जो है क्या कहते हैं, जो अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष चुनना था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको आमंत्रित किया था कि आप आइए स्टेज पे और सभा को संबोधित करिए, ठीक है। तो कभी प्रश्न पूछ ले कि भाई संविधान सभा में सबसे पहला भाषण किसने दिया था या सभा को संबोधित किया था, तो वो थे जेबी कृपलानी साहब ने, इन्होंने किया था, ठीक है। तो 9 दिसंबर का दिन मंडे का दिन था उस दिन, यानी सोमवार। सभी लोग जो है 11 बजे तक आ गए थे। आज की जो पार्लियामेंट है दिल्ली में अवस्थित, उसके सेंट्रल हॉल में सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो जैसे ही जब सब लोग आए तो सबसे पहला काम किया गया था, जो मुस्लिम लीग जो थी, जो भी उसके सदस्य थे, जीते हुए सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे जो भी, उन्होंने इसका बाइकआउट किया। अब बाइकआउट करते ही जो है अलग पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी।
ठीक है, सबसे पहला उनका जो है यही काम था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है सभी सदस्यों ने जो है, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, सब ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की जो है उन्होंने वकालत करनी फिर से शुरू कर दी। ठीक है, अब इस बैठक में देखिए दूसरी बात क्या थी, 207 सदस्य जो है सम्मिलित हुए थे, 389 सदस्य थे, तो जो पाकिस्तान की तरफ चले गए या पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो नहीं जो है यहाँ पे उपस्थित थे, और दूसरे वो भी सदस्य उपस्थित नहीं थे जो देशी रियासतों से मतलब जिनको आना था वो भी जो है उपस्थित नहीं थे। तो मोटी मोटा जो है 207 सदस्य थे, प्लस जो है 4 सदस्य और थे जो आयुक्त के जो राज्य हुआ करते थे वहाँ से जो चुन के आए थे। जिस प्रकार मोटी मोटा देखा है तो 211 सदस्य जो है उसमें सभा में उपस्थित थे। ठीक है, अब भाषण देने के बाद जो है सबने सर्वसम्मति से क्या कहते हैं JB कृपलानी के भाषण के बाद जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है सभा का चुन लिया गया था, संविधान सभा का। अस्थायी इसलिए चुना गया था क्योंकि एक बार अस्थायी सदस्य आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, तो जितने भी सदस्य सब लोग अपना शपथ ग्रहण वगैरह कर ले उनके जो है देखभाल में, उसके बाद जो है स्थायी सदस्य हम बाद में चूज कर लेते हैं। ये प्रावधान आज भी है, जब भी चुनाव होता है तो जब भी नई जो है सरकार आती है तो सबसे पहले जो है प्रोटेम स्पीकर जो है वहाँ पे चूज किया जाता है, सदन के जो सदस्य होते हैं वो चूज करते हैं, उसके बाद जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष जो है फिर जो है चुने जाते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने जो क्या है उस दिन जो है 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो है काम किया। चूँकि ये बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनकी तबीयत खराब रहा करती थी, तो ये जो है सेकेंड हाफ में जो है क्लास नहीं लिया करते थे, मतलब अध्यक्षता नहीं किया करते थे। तो इन्होंने जो है 11 बजे जो है शुरू किया और 2 बजे ख़त्म कर लिया कि तबीयत सही नहीं है, अब जो है कल बात करेंगे। सभा को जो इन्होंने स्थगित कर दिया था। ठीक, उसके बाद जो है देखिए अगली कड़ी क्या थी। अब देखिए 11 दिसंबर की बात करते हैं। सभा ने 11 दिसंबर को क्या किया, 11 दिसंबर को सभा ने जो है संविधान सभा ने अपना स्थायी जो है सदस्य जो है चूज किया कि जो है संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन होगा। ठीक है, अस्थायी तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बहुत ही वरिष्ठ थे पूरी संविधान सभा में। स्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को चूज किया गया। किसको चूज किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चूज किया गया। यही जो है आखिरी दिन तक जो है अध्यक्ष थे, जब तक संविधान पूरा बन के लागू नहीं हो गया। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति भी हुए थे, भारत के पहले राष्ट्रपति यही हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चूज कर लिया, लेकिन टाइम के साथ जो है क्या कहते हैं संविधान सभा ने आगे जाके कुछ दिनों बाद जो है 2 जो है उपाध्यक्ष भी चूज किए थे। ठीक है, काम करने के लिए। देखिए पहले उपाध्यक्ष थे कौन? पहले उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी और दूसरे जो है वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए, ठीक है, या वाइस स्पीकर कह लीजिए, वो थे जो है VT कृष्णामाचारी। ठीक है, 2 जो है क्या कहते हैं उपाध्यक्ष भी संविधान सभा ने अपने काम के लिए जो है चूज कर रखे थे। SC मुखर्जी जी को चूज किया था और VT कृष्णामाचारी जी को चूज किया था। जो हमारे SC मुखर्जी साहब है इनको जो है 25 जून 1947 को चूज किया गया था। कभी कभी पूछता है 25 जून 1947 को जो है चूज किया गया था। और जो दूसरे हैं VT कृष्णामाचारी, इनको जो है 16 जुलाई को जो है चूज किया गया था 1947 को। इस प्रकार जो है 11 दिसंबर को जो है संविधान सभा ने 2 काम किए। पहला राजेंद्र प्रसाद जी को चूज किया, एक ही काम किया, 2 काम नहीं किया। एक काम किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कह लीजिए संविधान सभा का चूज करने का काम हुआ। बाकी बाद के दिनों में जो है SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चूज किया गया था। ठीक, तो ये होगी बात 11 दिसंबर की। इसके आगे देखिए अगली जो डेट है इंपॉर्टेंट संविधान सभा की, ये वो है हमारा जो है 13 दिसंबर
इसमें लिखते हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को थोड़ा सा जो है बड़ा काम हुआ था 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, जो कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने संविधान सभा में संविधान सभा का उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा की थी, या ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया था, यह सभा में रखा था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो देखिए, इस जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी के आधार पे जो है आज के टाइम में भारत के संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया है। तो इसमें जो जो बातें हैं थोड़ा सा एक एक करके सीखते हैं, देखते क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, नेहरू साहब कह रहे हैं कि संविधान जो सभा है वो क्या करती है, भारत को स्वतंत्र वो संप्रभु राज्य जो है घोषित करती है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कहा था कि भाई ये संविधान सभा है, ये भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित करती है। ठीक है, ये गणराज्य घोषित करती है। राज्य की जगह पे यहाँ पे गणराज्य कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट था कि संविधान सभा जो है भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि भाई फ्री है, अब इंडिया के ऊपर कोई दूसरी पावर नहीं है। उसमें ब्रिटिशर का कब्जा था, ब्रिटिशर की जो है सत्ता थी, उस समय भी थी जब संविधान सभा बन रहा था। बट उन्होंने टारगेट दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि जो संविधान काम कर रहा है, संविधान सभा काम कर रही है, उसका टारगेट ये है कि भारत को अब स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, संप्रभु का मतलब कि जिसके ऊपर कोई शक्ति ऊपर नहीं, अपने डिसीजन भारत खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम चाहें जो कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फॉलो करते हुए जो चाहे हम वो कर सकते हैं। ठीक, और गणराज्य का मतलब कि जो भारत का हेड होगा, जैसे राष्ट्रपति भारत का हेड होता है संवैधानिक, वह कोई मतलब जेनेटिक हिसाब से नहीं चलेगा कि इनके बाप थे तो इनके बेटे भी बन गए, ऐसा नहीं होगा। वो जो है इलेक्टेड होंगे। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो इलेक्टेड होता है, तो जहाँ इलेक्टेड होते हैं वहाँ उसे कहते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। अब ब्रिटेन में जो है वंशानुगत है, बेटा बाप बाप ऐसे करके जो चलता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है, राज्य का मुखिया, भारतीय राज्य का मुखिया है, वह इलेक्टेड होता है, न कि जो है वंशानुगत तरीके से चूज किया जाता है। ठीक है, पहली बात जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में ये कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि भाई भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होगा, संघ का हिस्सा होगा, कौन कौन से लोग जो है भारत में शामिल होंगे। तो पहली बात कही थी भाई, ठीक है, पहली बात ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र। उस समय ब्रिटिश भारत जो था, ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, तो उस समय जो है जहाँ जहाँ ब्रिटिशर का कब्जा था, जहाँ जहाँ था, वो सारे क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र में आज के टाइम में आ रहे हैं, वो सारे जो है भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। पहली कंडीशन ये थी कि संविधान जब हम बना लेंगे तो ये क्षेत्र जो है भारतीय संघ में शामिल होंगे। दूसरा, राज्यों में शामिल क्षेत्र, ठीक, शामिल क्षेत्र। अब जो रजवाड़े थे वो भी अगर भारतीय क्षेत्र भारतीय संघ में रहना चाहते हैं तो सब जो है क्या कहते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है। तीसरा, भारत के बाहर के क्षेत्र, भारत के बाहर के क्षेत्र जो मतलब भारत में रहना चाहते हैं वो भी जो है भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, उनको अलग एक स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, उनको स्टेट का नाम दिया जाएगा। जैसे अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है, वैसे लिए वैसे जो है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी और वैसे ही शक्तियों का बंटवारा भी उनसे किया जाएगा कि राज्य स्तरीय जो भी काम होगा वो राज्य देखेगा, बाकी जो शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी वो केंद्र में ही रहेंगी। ठीक है, उस पर केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार ही फैसला लेगी।
ठीक है। अन्य वो सभी क्षेत्र जो है भारतीय संघ का हिस्सा होंगे जो भारत में मिलना चाहेंगे, जो भारत में रहना चाहेंगे, वो सब जो है भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव में ये दूसरी बात कही गई थी। जैसे देखिए सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम शुरू से जो है भारत का हिस्सा नहीं है। सिक्किम आई थिंक 1975-76 के टाइम में जो है 1970 से 75 के टाइम में जो है भारतीय संघ का हिस्सा हुआ है। उससे पहले वो स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, वहाँ के किंग ने जो है बाद में जो है अपने आप को इंडिया में मर्ज किया। तो जो राज्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसके तहत काम करते हैं, और जो उनके बाहरी मैटर्स होते हैं वो केंद्र सरकार देखा करती है। ठीक, देखिए अगला क्या था, देखिए सीमाओं का निर्धारण की बात हुई थी। सीमाओं का निर्धारण होगा, जो भी भारतीय संघ में राज्य शामिल होंगे, ज़मीन होगी, जो एरिया होगा, जो बाउंड्रीज होगी, वह जो है भारतीय संविधान के तहत जो है उन सीमाओं को निर्धारित किया जाएगा। जो भी डिस्प्यूट होगा किसी भी कंट्री के साथ, उसको सॉल्व जो है भारतीय संविधान के नियमों के तहत ही किया जाएगा। ये जो है नेहरू जी ने अगली बात कही थी। और क्या कही थी नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में? अगली बात कही थी, जो भी मतलब भारतीय संघ की शक्ति होगी, भारतीय संघ की शक्तियां यहाँ की जनता में निहित होगी, यहाँ की जनता में निहित होगी। मीन्स जो भारतीय संघ के पास पावर आएगी काम करने की, वो यहाँ की जनता द्वारा आएगी। मतलब एक इलेक्टेड सरकार होगी, जनता जैसे चाहेगी चूज करेगी, वैसे वो फर्स्ट फैसले लेगा वैसी सरकार। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो भी एक्चुअल पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी। मान लीजिए दो पार्टीज है, एक पार्टी कहती है मैं एक्स काम करूँगी, दूसरी पार्टी कहती है मैं वाई काम करूँगी। ठीक है, तो जनता जिधर ज़्यादा मैंडेट देती है इसका मतलब है जनता का मूड है एक्स वाला काम हो, या फिर अगर वाई की तरफ मैंडेट देती है तो इसका मतलब जनता का मूड जो है वाई वाले काम की तरफ ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय संघ की शक्तियों का जो है असली जो है सोर्स क्या है, भारत की जनता है। ठीक है, ऐसा जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में अगली बात कही थी। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग को न्याय प्राप्त होगा। न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो भी न्याय होगा, समता का अधिकार होगा, बोलने की स्वतंत्रता होगी, सारे जो मतलब राइट्स होंगे वह जो है भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों को बराबर प्राप्त होगा। ये नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में अगली बात कही थी। ठीक है, न्याय की बात की थी। उसके बाद अगली जो बात की थी उन्होंने कही थी अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने बात की थी। और जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या कह लीजिए जनजातीय समूह हैं, उनको भी जो है बराबर अधिकार प्राप्त होगा इस भारतीय संघ में। यह माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब जो जनसंख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ आज के टाइम में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान हो जाता है। ठीक है, और वो बड़ा अच्छा विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हैं माइनॉरिटी के नाम पे, आप देख सकते हैं आज की पॉलिटिक्स में। संविधान बनाने वालों ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि अल्पसंख्यक शब्द को तो संविधान में रखा बट इसको डिफाइन नहीं किया। आज के टाइम में जो भी विवाद हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि अल्पसंख्यक तो है अगला आदमी, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी लिमिटेशन है क्या है, कब तक वो जो है अल्पसंख्यक बना रहेगा, इसकी जो है कोई चर्चा जो है भारतीय संविधान ने नहीं की। जो भी कारण रहे हो, वह आज के टाइम में जो है अल्पसंख्यक की परिभाषा को अच्छे से जो है डिफाइन करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, दूसरा नेहरू जी ने क्या की, संघ की एकता को जो है अक्षुण्ण रखा जाएगा। संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, मतलब संघ अगर एक बार बन गया तो उससे कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो संघ संघ रहेगा। भारतीय संघ को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। किसी भी राज्य को यह हक नहीं कि भारतीय संघ से अलग हो जाए, अपना खुद का झंडा बना ले, खुद का संविधान बना ले, ऐसा जो है कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे एक विवाद है नेहरू जी और आज के टाइम के युवाओं के बीच। नेहरू जी सोचते अच्छा थे, सोचने के लिए बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन था, जो मतलब काम करने का तरीका था, उसमें अंतर था। एक तरफ तो वो कह रहे भाई संघ की एकता का ध्यान रखा जाएगा, दूसरी तरफ मतलब बड़े प्यार से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को अप्लाइड करवा दिया, जिसके तहत वहाँ पे 2 संविधान हो गया एक ही देश में, 2 विधान हो गया, 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए, वहाँ अलग झंडा हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया था।
तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, दूसरी तरफ किसी एक राज्य को इतना ज़्यादा दर्जा दे रहे हो कि दुनिया भर की जो हरकतें कर रहा है एंटी इंडिया। ठीक, लास्ट जो उन्होंने कहा था कि जो ये प्राचीन भूमि है भारत की, इसको जो है उचित मान सम्मान जो है विश्व में दिलाया जाएगा। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में जो है 13 दिसंबर 1946 को रखा था, जिसे जो है पूरी सर्वसम्मति से जो है 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। पूरी संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है अच्छा है। ठीक है, तो ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ बातें। अब समझते हैं कि भाई जब उद्देश्य प्रस्ताव ये संविधान वगैरह बन रहा था, उसी समय क्या है कि ब्रिटिशर ने इंडिया को फ्री करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। 4 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में इस कानून को रखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऐसे समझिए। इस एक्ट को 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में रखा गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो 18 जुलाई के बाद जो वो इंडिया पे लागू हो गया था, तो लागू होने के बाद इन सारी व्यवस्थाओं पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। ठीक है, समझते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पास हो गया, इंडिया में अप्लाइड हो गया, उसके बाद जो है जो सारी व्यवस्थाएं चल रही थी उस पर क्या क्या मूलभूत परिवर्तन है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। जब ये कानून भारत में लागू हुआ, लागू होते ही जो है जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे या वो सभी देसी रजवाड़े रियासतें जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आती थी, उस सब जो है संसद की जो है ये संविधान सभा की मीटिंग सब छोड़ छाड़ के भाग गए और पूरी तरीके से अलग पाकिस्तान पे जोर देना शुरू कर दिए। देखिए इस्लाम का एक ना नेचर है, इस्लाम जब जब भी भारत में मेजॉरिटी में आएगा, दुनिया में कहीं भी मेजॉरिटी में आएगा, वो हमेशा उस देश की, उस कंट्री को ब्रेक करेगा। भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ 1947 में, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। भारत आज जो देख रहे हैं आप, भारत इतना नहीं था, भारत बहुत बड़ा था, लेकिन जब जब इस्लाम की ताकतें बढ़ी हैं, संख्या बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, तब तब भारत जो है टूटा है। अभी 1947 1971 लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब ये कानून पारित हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो सिपाही थे सब छोड़ छाड़ के भाग गए, अलग पाकिस्तान पे जोर देने लग गए और मारकाट शुरू हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो वहाँ से ट्रेनें आती थी पूरी भर भर के लाशों से भरी रहती थी। खैर ये वो दौर बड़ा गंदा था, उस पर चर्चा बहुत नहीं करते। देखते हैं कि भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो है क्या परिवर्तन हुआ, उस पूरी संविधान सभा के निर्माण वाली जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहला परिवर्तन क्या हुआ, जो संविधान सभा थी जो बना रही थी नियम कानून, जिसमें अभी नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ये पूरी तरीके से संप्रभु हो गई। संप्रभु का मतलब अब इसके ऊपर कोई नहीं है, ना कोई ब्रिटेन है ना कोई कुछ नहीं है। अब जो है भारतीय जो है जो चाहे वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कानून का पहला काम क्या हुआ, ये सभा पूरी तरीके से संप्रभु हो गई, संप्रभु निकाय में परिवर्तित हो गई, फ्री बॉडी। अब इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इंडियंस का कंट्रोल है, भारतीय लोगों का कंट्रोल है, उस ज़माने में जो लीडर थे उनका कंट्रोल है। अब वो चाहें जैसा चाहे वैसा नियम बना सकते हैं, जो उनको बेटर लगे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, वैसा कानून जो है संविधान सभा में बैठे लोग बना सकते थे। तो सबसे पहला काम यही हुआ था इस कानून के लागू होते ही। ठीक है, इस कानून में क्या क्या बातें वो आप अलग से पढ़ लेना। दूसरा काम क्या हुआ कि संविधान सभा जो है काम कर रही थी संविधान बनाने का, अब वो 2 काम करने लगी। पहला काम था उसका संविधान निर्माण, संविधान निर्माण उसका पहला काम था, और दूसरा काम था कानून निर्माण। 2 काम करने लगी। ठीक है, उसका 2 काम हो गया, क्योंकि अब देश आज़ाद हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देश में लागू हो गया। अब देश के ऊपर कोई भी ऊपरी शक्ति नहीं काम करे, ब्रिटेन भी अब शांत हो गया है। तो अब संविधान सभा का 2 काम हो गया, पहला संविधान निर्माण करना, दूसरा भारतीयों के लिए कानून निर्माण करना।
ध्यान रखिए, संविधान अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। संविधान से भारत में राज्य व्यवस्था की व्यवस्था की जाती है और कानून से जो है चीज़ों को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो जब भी मीटिंग एज ए जो है संविधान सभा हुआ करती थी, संविधान सभा की मीटिंग एज ए संविधान सभा हुआ करती थी, तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, जो उसके स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, परमानेंट स्पीकर थे, वो जो इसकी अध्यक्षता करते थे। जब यही संविधान सभा कानून बनाने का काम करती थी भारत के लोगों के लिए, तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे, जीवी मावलंकर किया करते थे। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा सकता प्रीलिम्स में कि भैया एक बात बता दो, संविधान सभा जब एज ए संविधान सभा काम करती थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन जब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तीसरे इसमें चेंजेस क्या हुए? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जैसे ये कानून लागू हुआ भारत में, सारे मुस्लिम लीग के लोग भाग गए, सब भाग गए। ठीक है, तो इससे पहला परिवर्तन क्या आया? जो माउंटबेटन योजना कह लीजिए या फिर कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सीटों का जो है आंकड़ा दिया था किस पे चुनाव होंगे, उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, 389 सीटें जो है अब वो आ गई हैं 299 पे, जो है सीटों की संख्या घटा दी गई, क्योंकि बहुत से लोग जो है 90 लोग जो है पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए। ठीक है, 89 इधर, एक इधर, 90 लोग जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए। सदस्य 90 लोग नहीं, 90 सदस्य। ठीक है, तो सीटों की संख्या जो है 299 हो गई, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत वाली थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत वाली थी, जबकि पहले इसकी संख्या जो है 296 हुआ करती थी। अब जो है इसकी संख्या 229 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान भाग गए इस कानून के लागू होते ही। ठीक, और जो हमारे देसी रजवाड़े थे, राजा महाराजा हाथी पे चलने वाले, इनकी संख्या जो है 70 हो गई, इनकी संख्या जो है 70 हो गई। ठीक है, जबकि पहले इनकी संख्या जो है 93 हुआ करती थी, 93 रजवाड़े वाले भाई सब लोग। अच्छा, रजवाड़ों की एक अलग अपनी कहानी थी। छोटा सा गांव होता था, उसके राजा बन के बैठे हुए थे, और अपनी अलग अकड़ थी कि हम अपना जो है एक छोटा सा जगह, भारत के नक्शे दिखा एक बिंदु भी नहीं है, छोटा सा गांव, 2-4 गाँवों का एक गांव, उसके राजा हुआ करते थे। और लड़ाई इस बात की थी कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, पर सरदार पटेल साहब ने सबको अच्छे से ठुकाई करी, और सारे लोग जो है ठुकाई करना इन द सेंस ऑफ समझाया, जो जैसे समझा, प्यार से समझा, प्यार से समझाया, जिसने लाठी की बात समझी, लाठी की बात समझाई। तो टोटल जो है क्या कहते हैं, ये लोग जो है 299 जो है सदस्य भारत में शेष रह गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार जो है क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने से संविधान सभा में ये सारे परिवर्तन पाए गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले वाले सेक्शन में हम समझेंगे। देखिए, जो ये संविधान निर्माण का पूरा बड़ा सा काम चल रहा था, महायज्ञ चल रहा था, तो ये हवा हवाई में तो नहीं चल रहा था। इसके लिए क्या था कि इतने सारे सदस्य थे 299, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सब लोग अपना अपना संविधान बनाओ, ऐसा तो था नहीं। अध्यक्ष साहब ने क्या था कि कई सारी समितियां बना रखी थी कि ये एक्स समिति जो ये वाला काम करेगी, वाई समिति ये वाला काम करेगी, जेड समिति ये वाला काम करेगी, बी समिति ये वाला काम करेगी, और सारा काम जो है असेंबल करके बाद में जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक अलग समिति थी। तो जितनी भी समितियां थी, उन समितियों को जो है हम अगले वीडियो में अच्छे समराइज करेंगे। उसमें से जो ड्राफ्टिंग समिति थी या प्रारूप समिति कह लीजिए, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।